हेलो दोस्तों, जय सिंह दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन विजुअलाइज। विजुअलाइज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया, आज का टॉपिक हमारा जो था 69 बीपीएससी प्री के बारे में हम बात कर रहे थे। उसको क्वेश्चन किस प्रकार से आए, क्वेश्चन का नेचर क्या था, और हमने कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन भी किया था। तो कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपने क्वेश्चन का एनालाइजेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 तक हम अटेंड कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 137 से 150 तक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन 137 है सेट बी का क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 2,34,000, ऑप्शन बी 5,98,000, ऑप्शन सी 3,20,000 एंड ऑप्शन डी 7,80,000। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसका ऑप्शन बी होगा 5,98,000। तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर 5,98,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन है, व्यय कृषि पर होता है, व्यय भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर आपका आंसर बी है, व्यय भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 138, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी आपका व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ऑप्शन बी, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। ऑप्शन सी, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूँकि निर्यात में जो वृद्धि है आयात में वृद्धि से अधिक नहीं है, वह कम है, तो आपका जो आंसर ए होगा वह सही होगा। ये ऑप्शन गलत दिया गया है। 139 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघ सरकार के वित्त में निम्नलिखित विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। और स्टेटमेंट 2, वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। या फिर स्टेटमेंट 3, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। आपको इसमें उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 2 या तीसरा, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका 140 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा 1, केवल 1 जो है वह सही है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं? फर्स्ट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सेकेंड वन सोना, थर्ड विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर कहते हैं, या ऑप्शन स्टेटमेंट 4 आरक्षित की स्थिति दी।
आपको कोडिंग दी गई है, कोडिंग का इस्तेमाल करके अपने आंसर देने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है केवल 1 2 3, सेकंड ऑप्शन है केवल 1 2, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है केवल 2 3 4, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर है, आंसर डी है, ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से सभी। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित जो शामिल होते हैं वह विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ भी हैं, सोना भी है, एसडीआर भी है जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, और आरक्षित की स्थिति भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्योंकि वो लेंदी है, इस वजह से आप चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम, कौन से शुल्क लागू होते हैं। स्टेटमेंट 3, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो उत्पत्ति के नियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपके चारों कथन सही हैं। आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके एक बार फिर से सुनकर आप अपने आंसर को अटेंड कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, तो आप उसके थ्रू क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, क्वेश्चन नंबर 143, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। पहला स्टेटमेंट ये था। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। स्टेटमेंट 3, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। एंड स्टेटमेंट 4, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो इसके अंतर्गत जो पूछा गया है कौन से कथन सही हैं, तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक मृत्यु वाला जो राज्य था वह सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य जो था वह एमपी था, जिसमें 41 या 42 के आसपास जो मृत्यु दर थी वो थी पर 1000 में। सेकेंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश था। इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। तो यह प्रति 1000 जन्मों पर रिकॉर्ड की जाती है। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हो गए। तो ऑप्शन आपके जो स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट 3 है वह सही है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 था, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 144 जो है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी के संचय करने को स्टेटमेंट 1 है। सेकेंड है ज्ञान में वृद्धि करने को। थर्ड है कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। फोर्थ, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो किसी देश के व्यक्तियों में जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसके वृद्धि करने से संबंधित है, और ज्ञान में वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसमें सही राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 144 का जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दिवाला और शोधन अक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है,
शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह दिवाला के रेफरेंस में है, ना कि शोधन अक्षमता में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है दिवाला एक कानून प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जा सकती है। तो यह जो डेफिनेशन है वह शोधन अक्षमता का है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और यह दोनों गलत हैं। इसमें स्टेटमेंट 3 है जो शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, यह भी गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ वन है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक है। तो आपका स्टेटमेंट 4 इसमें सही हो जाएगा एंड ऑप्शन डी जो है केवल 4 जो है वो सही होगा। तो 145 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1954 एंड ऑप्शन डी 1952। इसका आंसर होगा 1956। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 146 का। क्वेश्चन नंबर 147 जो है वह उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जो PLI स्कीम है उसके बारे में है। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है यह योजना केवल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है इस योजना में आवेदकों की इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। ऑप्शन 3 है यह स्टेटमेंट 3 यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्टेटमेंट 3 था ये। स्टेटमेंट 4 है PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFA जिसे कहते हैं शामिल होंगे। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, आप ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन स्टेटमेंट 2nd एंड 3rd है वह रॉन्ग है और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा। 147A का जो ऑप्शन है वह ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या है? यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र व्यवस्था है। 2 तरह की स्कीम होती है, 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर होती है, सेंट्रल सेक्टर होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर करता है, राज्य की उसमें भूमिका होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है उसका पूरा जो पूंजी वहन होता है वह पूरी तरह से सेंट्रल करता है, केंद्र करता है। तो उसके संबंध में स्वामित्व योजना के संबंध में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सेकेंड स्टेटमेंट है यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। स्टेटमेंट 3 है CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है। स्टेटमेंट 4 यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियां के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने की एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है पूछा गया है कि क्या गलत है इसमें। तो ऑप्शन सी जो है इसमें 1 एंड 3 जो है वह रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें 1 है
यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह पंचायत राज मिनिस्टर जो है उसके अंतर्गत कार्य करता है। एंड क्वेश्चन आंसर थर्ड जो है वह भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट सी है, सॉरी ऑप्शन सी है 148 का, वह राइट ऑप्शन होगा। 148 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वह पूछ रहा है कि 149 किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। सो आपके जो स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने के आदेश दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकेंड जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको विचार जो आरक्षित रखने की जो है आवश्यकता होती है आर्टिकल 360 के तहत। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट 1 सही हो गया। स्टेटमेंट 3 है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 3 है, यह भी सही है। स्टेटमेंट 4 है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इसमें जो आपके कोड दिए गए हैं, कोड में ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन सी केवल सेकेंड या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका 149 क्वेश्चन में ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वह रॉन्ग है। तो आपका 149 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक मंदी में योगदान कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 150 निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक मंदी में योगदान कर सकते हैं। सो आपके स्टेटमेंट 1 है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। स्टेटमेंट सेकेंड औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। ऑप्शन 3 है, स्टेटमेंट 3 है घरेलू कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। और स्टेटमेंट 4 है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट थर्ड है वह सही होगा, जिसमें ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड जो है वह सही है कि निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनक मंदी में योगदान दे सकते हैं। तो आपके स्टेटमेंट सेकेंड औद्योगिक उत्पादन गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये ऑप्शन सही है। एंड लास्ट ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड कुल मांग और उपभोक्ता में खर्च में कमी। तो आपके स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड सही है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही होगा। सो इस प्रकार से हमने आज ही कंडक्ट किए गए BPSC 69 प्री एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन के आंसर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कंटेंट बनाने के लिए, नए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर कोई कमेंट आपके कोई सजेशन है तो सजेशन आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमसे कनेक्ट होइए। थैंक यू सो मच।